हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑनलाइन शुरू करें जी बेटा आरिस ठीक है जज़ाकल्लाह है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे जरा रिक्वायरमेंट्स देखें। In accordance with the requirements of IFRS, prepare the revised extracts including comparative figures of the following: statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity. What is the year end? 3 statements बनानी है। फर्स्ट लाइन में आ जाए पिछले पेज पे। Following information has been taken from the financial statements of Asif Engineering Limited for the year ended 31 December 2015। अब ड्राफ्ट का वर्ड समझ आ जाता है? 15 अभी ड्राफ्ट है, 14 13 2 सालों का कंपैरेटिव दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक यहाँ नई चीज है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट 31 दिसंबर 15 14 और 13 का डाटा दिया हुआ है। 101 ढूंढें और पूरी इसकी डेट बोलें, किस डेट का ये बैलेंस है। 31 दिसंबर 2013 मींस 1 जनवरी 2014 का ये बैलेंस है। देन प्रॉफिट बेटा फॉर द ईयर होते हैं 15 14 और 13 का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक छोटी सी फेवर करें, 101 को बहुत गौर से दोबारा देखें लास्ट कॉलम में, उसके नीचे 112 भी देखें और बताएं क्या 112 2013 का प्रॉफिट 31 दिसंबर 2013 की रिटेन्ड अर्निंग्स में आ रहा होगा। दोबारा सोच लें, डेट्स बोल के जिसका मैंने बोला है, किस साल का प्रॉफिट, 13 का प्रॉफिट 31 दिसंबर 2013 की रिटेन्ड अर्निंग्स के क्लोजिंग में आ रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL has recognized consumption of spare parts as an expense। नई चीजें अभी आपको नहीं पता, मैं समझाता हूँ, जरा सेंटेंस पूरा करें। AEL has now decided to change its policy and classify consumption of spares having useful life of more than 1 year as capital spares under property plant and equipment। सबसे पहले जरा रजिस्टर खोलें, थोड़ा सा ये जरा स्टोर्स एंड स्पेयर्स और ये क्या बहस छिड़ गई है, इसको पहले रजिस्टर पर लिख के जरा समझ लें। बाद में प्लीज करवाना आप नहीं है, सिर्फ नई चीज है उसको मैं जरा समझा दूं। कभी आप लोगों ने वर्ड सुना स्पेयर पार्ट्स? मशीनरीज के, गाड़ियों के, बाइक्स वगैरह के स्पेयर पार्ट्स, एक्स्ट्रा पार्ट्स हो सकते हैं सर। लिखने से पहले जरा कुछ अकाउंटिंग एंट्री जरा बताएं जरा। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई स्पेयर पार्ट खरीदा है मशीनरी का तो एंट्री बताएं जरा। स्पेयर पार्ट डेबिट, स्पेयर पार्ट डेबिट का मतलब कोई एक्सपेंस है या एसेट है? टेम्परेरी तौर पे एक एसेट है। ये एक्सपेंस कब बनेगा? जब यूज होगा, कंज्यूम होगा, इस्तेमाल होगा। आपने फॉर एग्जांपल कोई स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए और इसलिए खरीद लिए, खासतौर पर जरा फैक्ट्रीज में जरा, फैक्ट्रीज में बेटा अगर मशीनरी खराब हो जाए तो पार्ट रिप्लेस करना पड़े तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि नॉर्मली, क्योंकि फैक्ट्रीज वैसे भी रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों से दूर बनी होती हैं, तो अब उस वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जैसी मशीनरी खराब हुई है, जो पार्ट की जरूरत है वो मार्केट में खरीदने पहुंच जाए और 2 दिन फैक्ट्री बंद रहे। तो कुछ ना कुछ स्टॉक इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स वगैरह का रखा जाता है जिन्हें शायद बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टोर रूम में कुछ स्पेयर पार्ट्स को स्टॉक में भी रखा जाता है ताकि जैसे ही जरूरत पड़े
अकॉर्डिंगली फिर उन स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल कर लिया जाए और मशीनरी ताकि जल्दी से जल्दी दोबारा वर्किंग कंडीशन में बहाल हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदे और उन्हें अपने स्टोर रूम में रख लिए, तो आप एंट्री इस वक्त करेंगे स्पेयर पार्ट्स डेबिट और कैश क्रेडिट, एक एसेट के तौर पे आप डेबिट कर लेंगे। देन फिर जब कभी ये स्पेयर पार्ट यूज होंगे, तो स्पेयर पार्ट्स भी फिर दो तरह के होते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्होंने बस 1 साल फायदा देना है, इट मीन्स उन्होंने शायद हर साल रिप्लेस होना है। तो अगर तो कोई ऐसा स्पेयर पार्ट यूज होगा जिसका बेनिफिट बस 1 साल है, मेरे को वर्ड समझ आए हैं, तो देन एंट्री क्या होनी चाहिए? स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस डेबिट, कैश नहीं। स्पेयर पार्ट उठाया, लगा लिया, लेकिन इसका बेनिफिट अगर 1 साल है, तो स्पेयर पार्ट एज एन एक्सपेंस डेबिट और स्पेयर पार्ट एज एन एसेट क्रेडिट। खरीद के तो पहले रखा हुआ है, खरीदने की दोबारा एंट्री बताएं। स्पेयर पार्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब उनमें से अगर कोई ऐसा स्पेयर पार्ट इस्तेमाल हुआ है जिसने 1 साल तक मैक्सिमम बेनिफिट देना है, तो देन ऐसे स्पेयर पार्ट्स को कंज्यूम होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद, स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट और स्पेयर पार्ट एसेट क्रेडिट। कहां से उठाया, कहां लगा लिया? स्पेयर पार्ट्स में से उठाया, इन्वेंट्री स्टॉक में से उठाया, लगाया मशीन में ही है, लेकिन एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? क्योंकि इसने रेगुलरली अगर रिप्लेस होना है, फायदा इसका 1 साल है, तो इसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। बात मेरी पूरी सुनिएगा। फर्ज करें अगर इसे कैपिटलाइज कर भी लें, ये कैपिटलाइज क्या होता है? तो अगर इसकी लाइफ 1 साल है, तो इसे कैपिटलाइज करने के बाद एक ही साल में इसने फिर डेप्रिशिएट भी होना है, वैसे टाइम वेस्टिंग होगा। अगर बेनिफिट बस 1 साल है, तो सीधा हम एंट्री कर लेंगे स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट एंड स्पेयर पार्ट एज एन एसेट क्रेडिट। किन स्पेयर पार्ट्स की एंट्री करेंगे? जिनका बेनिफिट 1 साल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्ट आपने रिप्लेस किया है और उसकी लाइफ 3 साल है, तब ऐसा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस स्पेयर पार्ट को पहले कैपिटलाइज करेंगे और फिर जो इसकी लाइफ है उस पे इसे डेप्रिशिएट भी करेंगे। इन दैट केस एंट्री बन जाएगी मशीन डेबिट, स्पेयर पार्ट क्रेडिट। क्या उठाया, कहां लगाया, क्या किया? स्पेयर पार्ट उठाया, मशीन में लगाया और एसेट डेबिट कर लिया। किन स्पेयर पार्ट्स के लिए? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और बाद में जो अमाउंट कैपिटलाइज की है, इसे फिर जो इसकी लाइफ होगी उस पे डेप्रिशिएट जब करेंगे, तो डिवाइडेड बाय लाइफ विच एवर इज द केस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट वगैरह करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर तो स्पेयर पार्ट्स की लाइफ 1 साल तक है, तो उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए व्हेन कंज्यूम्ड। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा लाइफ है, तो देन उसे कैपिटलाइज होना चाहिए व्हेन कंज्यूम्ड या व्हेन यूज्ड, और देन इट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग। ना कहिएगा रिमेनिंग, नहीं बहस हो रही, रिमेनिंग भी हो सकता है अगर एस्टिमेट्स बदल जाए, लेकिन इनिशियली जब कैपिटलाइज कर लेंगे तो वहां जो इसकी टोटल लाइफ है वहां से डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे। और अगर कोई रिमेनिंग लाइफ का एस्टिमेट बदल गया, तो ऑब्वियसली WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की गेम चलाएंगे। मैंने तो थोड़ी सी आपके सामने बातें की हैं, मैं चाह रहा हूँ जरा थोड़ी सी एंट्रीज अगर लिख के कर लें। लिखें जरा। व्हेन जी सर, जी मशीन की कॉस्ट में जी बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइफ 3 साल है, नहीं फिर हम सर फिर इंशाल्लाह ऐसा हम बड़े होते जा रहे हैं। अगर मशीन की इटसेल्फ लाइफ सपोज 10 ईयर्स है और इस पार्ट की लाइफ 3 ईयर्स है, तो मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हम कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग मशीन के दो हिस्से समझेंगे। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन मशीन की लाइफ थी, मशीन की कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 10 ईयर्स की लाइफ है। लेकिन ये कोई ऐसा पार्ट है जिसने हर 3 साल बाद रिप्लेस होना है, इसकी कॉस्ट सपोज 1 मिलियन है कैपिटलाइज, लेकिन इस 1 मिलियन को अलग 3 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे। इट मींस डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए 100 मिलियन डिवाइड बाय 10 अलग करेंगे और 1 मिलियन डिवाइड बाय 3 अलग करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे। एसेट एक ही है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन उस एसेट की सेग्रीगेशन कर लेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट की सेग्रीगेशन, जिस अमाउंट ने जितने अरसे में डेप्रिशिएट होना है अकॉर्डिंगली फिर अलग अलग वर्किंग करेंगे।
ज्यादा बेटा कैसे चार्ज हो जाएगी? नहीं, ज्यादा चार्ज वाली बात मैं जरा क्लियर कर लूं। 100 ने 10 ईयर्स पे डेप्रिशिएट होना ही था। हाँ, अगर आपके जेहन में वो चीज आ रही है, जस्ट अ मिनट यार, बेटा आप ना किया करो यार, अब उसे तो कम से कम बता दें। थ्रू आउट द सेशन मेरी तरफ से ये पिक्चर जहन में रख लो, और जो दिन गुजर गए हैं उसके लिए भी यही है। जो भाई डेबिट क्रेडिट साइड पे बैठे हैं, मेरी तरफ से ये बना दिया करेंगे जब ये भाई आपकी तरफ आएगा, और अगर आप आगे उसकी तरफ तो काइंडली आप बना दीजिएगा यार, ना करिए भाई इतना अच्छा सवाल पूछ रहा है, सुन के तो देख। लेकिन आपकी अपनी बात में लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मिनट सुन के तो देखा करें। ये बड़ा ज्यादा की बहस नहीं है। आपके जेहन में अगर कुछ वो चीज आ रही है जो मैंने काफी अरसे बाद अभी आगे जाके बतानी है, लेकिन चले बात हो रही है, कहीं गलत तरफ ना निकल जाए। जो पार्ट पहले मशीनरी के अंदर था जिसे रिप्लेस किया हमने, डेफिनेटली उसकी डिस्पोजल भी होगी। मशीनरी चल रही है, उसका कोई एक कंपोनेंट बदलना पड़ा है, तो यकीनन पुराना निकालेंगे और इंशाल्लाह डिस्पोजल की डबल एंट्रीज आप मुझे करवाएंगे, वही वाली यार, और उसकी जगह ये नया कैपिटलाइज करते हैं। क्या निकाल देंगे, क्या कैपिटलाइज कर लेंगे? पुराना अगर कहीं बिक सकता है तो बेच के डिस्पोजल फेंकना पड़ सकता है, तो एसेट बुक से क्रेडिट करना है तो इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे। तो जो पार्ट रिप्लेस हुआ है उसको डी रिकॉग्नाइज मीन डिस्पोज करेंगे, और जो पार्ट नया लगाया है उसे रिकॉग्नाइज मीन्स डेबिट करेंगे। लेकिन ये बात थोड़ी सी आगे जाके अगर हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस जमाने में फिगर्स आएंगी। इस वक्त मैंने जो बात की वो ये है कि अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसका फायदा 1 साल तक हो रहा है तो रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, और अगर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट है तो कैपिटलाइज एंड देन डेप्रिशिएट। लेकिन डेफिनेटली अगर एक एसेट में एक से ज्यादा हिस्से हैं और उनकी लाइफ डिफरेंट है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज होगी। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस लिख लो। व्हेन स्पेयर पार्ट्स आर परचेज्ड, व्हेन स्पेयर पार्ट्स आर परचेज्ड, बताएं जी एंट्री। स्पेयर पार्ट्स डेबिट एंड कैश या पेबल क्रेडिट। स्पेयर पार्ट्स एज एन एसेट डेबिट, क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम कर हुआ, कौन सा एसेट कम हुआ? कैश वाला, और स्पेयर पार्ट्स वाला बढ़ गया, या एसेट बढ़ा लायबिलिटी बढ़ गई। व्हेन कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मीनिंग इस्तेमाल्ड, पास्ट टेंस में बताया मैंने, उर्दू में जरा पास्ट टेंस यूज्ड। व्हेन कंज्यूम्ड एंड लाइफ इज, पहले वन इज लेस देन 1 ईयर, इज अप टू 1 ईयर कर लो। व्हेन कंज्यूम्ड एंड लाइफ इज अप टू 1 ईयर की एंट्री बताएं, फाइनल कर दें। स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड, जरा एक वर्ड लिखें जरा, और डेफिनेटली कंज्यूम मींस एक्सपेंस डेबिट, ब्रैकेट में एक्सपेंस लिखो। स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड डेबिट, स्पेयर पार्ट्स एज एन एसेट क्रेडिट इज अप टू 1 ईयर यूजफुल लाइफ, एंड यूजफुल लाइफ वर्ड पूरा करें जी, एंड यूजफुल लाइफ इज अप टू 1 ईयर। क्या बढ़ा क्या कम हुआ कब? एक्सपेंस बढ़ा, एसेट कम हुआ कब कब कब? जब इस्तेमाल हुआ। व्हेन कंज्यूम्ड एंड यूजफुल लाइफ इज, यूजफुल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। इकट्ठे हो यहां तक, जरा एंट्री बतानी है आप लोगों ने।
नहीं बेटा, पर डेप्रिसिएशन से पहले एक एंट्री करवाएं। ये सेकंड एंट्री मैंने किस सिचुएशन में बताई है और थर्ड किस सिचुएशन में बता रहा हूं। ये दोनों कंज्यूम की एंट्रीज हैं, डिफरेंस क्या है? 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ये समझ आता है प्लीज? अगर मोर देन 1 ईयर है तो क्या की बजाय क्या डेबिट, एक्सपेंस की जगह फिर वो मशीन लिख रहा हूँ, जिस मशीन में ये गया मशीन डेबिट, और स्पेयर पार्ट एज। अब इस एंट्री की सेंस क्या है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? एक एसेट कम हो रहा है, स्टॉक में जो स्पेयर पार्ट पड़े हुए थे वो कम हो रहे हैं और मशीन में की कॉस्ट में ऐड हो गए। एंड आफ्टर दैट फिर क्या होगा? एंड आफ्टर दैट चार्ज डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। एंड आफ्टर दैट चार्ज डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। कब से? कैपिटलाइज होने से पहले या बाद से? जब कैपिटलाइज कर लेंगे। एंड दिस प्लांट इज नाउ, sorry, this spare part is now available for use, depreciation should begin। जैसे स्पेयर पार्ट खरीद लेंगे वहां से डेप्रिसिएशन, या जब वो कैपिटलाइज हो जाएगा तब से डेप्रिसिएशन? जब वो कैपिटलाइज हो जाएगा तभी से अवेलेबल फॉर यूज होगा। अगर पार्ट्स ऐसे ही पड़े अभी अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है, अभी मशीनरी में लगे ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सारा वही है जो आपको पहले से पता है। एनी कंफ्यूजन सर? अब मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं लिखी, होपफुली डेप्रिसिएशन की एंट्री आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? अब पेज नंबर 88 के एंड पे हम है। ये जो आखिरी पैरा पढ़ा हमने, ये जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसको अब जरा आपने ट्रांसलेट करना है, इन एंट्रीज को जरा सामने रख के जरा। पहले फुल स्टॉप तक, पहला सेंटेंस पहला फुल स्टॉप ट्रांसलेट। क्या अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स की कंजम्पशन को एक्सपेंस में डेबिट किया हुआ है? सेकंड सेंटेंस, एआईएल ने अब डिसाइड किया कि इस पॉलिसी को बदला जाए और क्या किया जाए? ऐसे स्पेयर्स जिनकी लाइफ, उनकी कंजम्पशन को कैपिटल स्पेयर समझ के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज का मतलब, कैपिटलाइज का मतलब, दोबारा फर्स्ट लाइन देखें। क्या हमने अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स में एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है? और पॉलिसी बदल के क्या करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली किन को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं? क्या जिनको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं उन्हीं को कैपिटलाइज होना भी चाहिए? पढ़े पढ़े। क्या लेस देन 1 ईयर वालों को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं? क्या सही करना चाह रहे हैं? सही करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं इन सेंस के मोर देन 1 ईयर लाइफ वालों को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। क्या बढ़ा के क्या कम करना चाह रहे हैं? फुल कंसंट्रेट। अपनी इधर एंट्रीज साथ रखें जरा, ये जो मैंने अभी रजिस्टर में लिखवाई है। मैंने बेटा ये एंट्रीज आपको उस एंगल से लिखवाई हैं कि अगर पहले ही सही कर ली जाएं, असूलन जिस अमाउंट ने कैपिटलाइज होना था उसे कैपिटलाइज ही होना चाहिए, और जिस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना चाहिए। मैंने तो एंट्रीज ये लिखवाई। अब क्या जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं पेज 88 पे, इसमें होना वो चाहिए था जो थर्ड एंट्री है, और हुआ वो है जो सेकंड एंट्री है। हिम्मत 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 हिम्मत। तो यहां हम एरर ठीक कर रहे हैं, शायद जो हो गया है उसको ठीक करने लगे। क्या हो गया है जिसे क्या करना है? एक्सपेंस डेबिट हो गया है,
और होना ये चाहिए कि जो स्पेयर पार्ट्स लाइफ रखते हैं 1 साल से ज्यादा, उन्हें कैपिटलाइज किया जाए। कोई बेसिक सी डबल एंट्री ज़हन में आती है? क्या बढ़ा के क्या कम करना है? एसेट बढ़ा के एक्सपेंस कम करने की मुझे डबल एंट्री बताई जा सकती है? छोटी सी एंट्री यहीं जरा लिखें, जरा इर्द गिर्द रजिस्टर सॉरी बुक पे इसी पैराग्राफ के साथ। क्या बढ़ाना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। क्या एसेट हमने बढ़ाना है? किन पार्ट्स के अगेंस्ट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? क्या हो चुका है, क्या करना है? और क्या फिर यहां से ऑनवर्ड्स को डेप्रिसिएशन के मसले भी हम चार्ज करके ठीक करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रिवर्स करेंगे? ये बात समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एंट्री लिख ली है? क्या बढ़ना है, क्या कम होना है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे आ जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू कैपिटल स्पेयर्स। अच्छा, यहाँ एक वर्ड कैपिटल स्पेयर लिखना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है? कैपिटल स्पेयर्स ऐसे स्पेयर्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शायद जिन्हें कैपिटलाइज होना है, उस एंगल से लिखा हुआ है। कैपिटल स्पेयर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years। रिक्वायरमेंट में एक सेकंड देखें, कौन सा साल में हम हैं? 15 में। अब ईयर एंड्स देखें, ईयर एंडेड 13, 14, 15, 3 सालों में क्या हुआ? पार्ट्स इशू ड्यूरिंग द ईयर रुपीज इन मिलियन। 2013 में कितने रुपए के पार्ट्स इशू हुए? 14 में, 15 में। पिछले पेज के एंड पे जाएं, इसी पेज पे, इसी के पेज 88 के एंड पे। इस 55, 39 और 44 को जहन में रख के बताएं, क्या ऑलरेडी एग्जामिनर कोई एंट्री कर चुका है? क्या ऑलरेडी इन स्पेयर्स की कोई एंट्री कर चुका है? क्या एक्सपेंस डेबिट कर चुका है? स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट कर चुका है? हमने क्या करना है? हमने इसको करेक्ट करना है, एसेट में डेबिट करना है। एक और कॉलम पढ़ें आखिरी, यूजफुल लाइफ ऑफ द इश्यूड पार्ट्स। जो 13 में इशू हुए थे उनकी लाइफ क्या थी? जो 14 में इशू हुए थे, जो 15 में इशू हुए हैं। अच्छा, पार्ट्स इशूड का मतलब बताएं जरा। इशूड यहाँ क्या वर्ड मतलब है? कुछ स्टोर रूम है जिसमें खरीदे गए और इशू किए गए। जरा एंट्री दोबारा देखना जरा। जब खरीदे गए तो एंट्री क्या है? अब मैंने कंज्यूम वर्ड लिखा है, कंज्यूम के ऊपर कहीं छोटा सा ब्रैकेट में लिखे इशू। क्या जो इशू होंगे वो कंज्यूम होंगे? कहां से कहां इशू होंगे? स्टोर रूम से मशीनरी की तरफ, फैक्ट्री में जो मशीनरी की तरफ इशू होंगे वो इस्तेमाल होंगे। तो इशू सिंपली मींस कहां से निकले हैं, कहां गए हैं? स्टोर रूम से निकले हैं और एसेट की तरफ जा रहे हैं, एसेट की तरफ चले गए हैं। तो किन किन सालों में ये मसला हुआ है? 13, 14 एंड 15। हमने क्या करना है? दोबारा रिक्वायरमेंट देखें, हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स के। आज टाइम है काफी, इंशाल्लाह सॉल्व करके घर चलते हैं। क्या ख्याल आपका? यार कभी तो ख्याल बता दें यार, है तो वही लेकिन सही वाला भी बता दें। मुझे लग रहा है कि हमारा इख्तलाफ ये खत्म नहीं होना है। आपका हमेशा दिल करना है कि आपने ज्यादा देर पढ़ना है, और मुझे लग रहा है कि हमेशा मैंने कम ही टाइम पढ़ाना है। चले, अल्लाह करे कि ये इख्तलाफ कंटिन्यू रहे। जी सर, फर्स्ट पेज आपने रिक्वायरमेंट्स के लिए छोड़ दिया है, मेरा ख्याल सफिशिएंट रहेगा, एक पेज काफी है। वर्किंग्स में आ जाएं। जी रेडी है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब करवाने की ख्वाहिशात रखें, चीजें आपके सामने अब आती जा रही हैं, रेपिटिशन है इन अ सेंस। जरा पिछला क्वेश्चन ढूंढने, जरा मार्वलस का आंसर ढूंढने जरा। मार्वल्स लिमिटेड में आंसर बनाते हुए क्या किया था, जरा रिवाइज करवाएं। नहीं, मैंने आपके सामने वर्किंग की थी, आपसे रिक्वेस्ट जरा ढूंढ के बताएं कैसे सॉल्व किया था वो। और नहीं बेटा, स्टेट में एक्सट्रैक्ट तो नहीं ना बताया बनाया, सीधा तो नहीं बनाया ना। पहले क्या किया, पहले क्या किया? पहले हम वर्किंग्स में गए थे।
वर्किंग्स में बल्कि शायद कुछ एंट्रीज लिखी थी, एंट्रीज लिख लेने के बाद फिर हम वापस आए थे और एक्सट्रैक्ट्स में प्लस माइनस किया था। तो वंस अगेन हम वर्किंग्स में गए हैं। आए आप बताएं वर्किंग्स में कोई एडजस्टमेंट्स होनी है, किस किस साल होनी है? ईयर एंडेड 13 करवाएं, ईयर एंडेड 13 करवाएं, 31 दिसंबर 2013। इस साल, अच्छा एग्जैक्टली डेट्स नहीं पता, शायद देखें डाटा गौर से, शायद साल ही पता है सिर्फ। पढ़े जरा डाटा दोबारा पढ़ना। किन किन सालों ने इफेक्ट होना है? 13, 14, 15 ने इफेक्ट होना है। 13 की फिगर बताएं जो इफेक्ट होनी है। 55 की एंट्री बताएं क्या करूं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एन एसेट डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से? 55 से। ये सेम एंट्री किस किस साल में भी आप करवाएंगे? 14 में भी एंड 15 में। पहले किस साल की करेक्शन करवा रहे हैं आप? कहां से निकाल के कहां ले गए हम? एनी कंफ्यूजन? खुद सोचें। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? डेप्रिसिएशन किस साल से? ये किस साल कैपिटलाइजेशन हुई है? 13 में। 13 की किस डेट को हुई है? नहीं पता, नहीं पता, नो नो, ये नहीं लिखा हुआ। ये फॉर द ईयर एंडेड करेक्शन है या इस डेट पे ये इशू हुआ था? मेरा ख्याल है डेट नहीं पता, तो अच्छा है नहीं पता, एक पुरानी चीज बीच में रिवाइज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम की बेसिस पे चार्ज होती है, लेकिन एक पॉलिसी आपने कहीं बचपन में जरूर और पढ़ी होनी चाहिए, एक फुल ईयर पॉलिसी भी होती है। अगर डेट्स अवेलेबल ना हो तो फिर मजबूरन फुल ईयर पॉलिसी का मतलब जिस ईयर में एडिशन है पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और जिस साल डिस्पोजल है उस साल नो डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द आइडियल पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन? टाइम बेसिस का मतलब जितना अर्सा एसेट यूज हुआ है अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करें, लेकिन अगर डेट्स का पता ना चले तो फुल ईयर पॉलिसी। किसी को वर्ड याद आ रहा है सर? किसी एक को याद आ गया सर? कोई एक भी नहीं यार। किस साल में एंट्री की हमने? अगर पता होता है कि एग्जैक्टली कितने मंथ्स, तो हम मंथ वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वरना अब मैं क्या करने लगा हूं, 2013 में अब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कितने अरसे की? उसकी क्या रीजन है? क्योंकि डेट्स अवेलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन की एंट्री करवाएं, प्लीज करवा दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से कैसे? डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit 55 divided by 5. Why full year? Dates are not available. Please, any confusion? मेरे भाइयों प्लीज, कौन सा साल खत्म हो गया? इन एंट्रीज का कोई प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा? देख के बताएं पहली एंट्री का क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? दूसरी एंट्री 11 से कम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़े नेक्स्ट ईयर पे। जी बेटा ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं सर? जी करवाएं जी, अब बात अब रिपीट होने लगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 39 से। एक्सपेंस क्रेडिट 39। जी इस साल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ छोटी सी अब गलती करने लगे हैं, इस 39 पे पिछले साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करें। इस 39 पे तो पिछले सालों की चार्ज नहीं करनी, लेकिन क्या इस साल, कौन सा साल, 14 में उसकी डेप्रिसिएशन आनी है जो 13 में कैपिटलाइज हुआ है। तो 55 डिवाइड बाय 5 प्लस
39 डिवाइड बाय 3। ये पिछली फिगर दोबारा क्यों आ रही है? डेप्रिसिएशन 5 साल जारी रहनी है, किस साल से ऑनवर्ड्स? 13, 14 में अब 13 वाले एसेट की भी, और 13 में, सॉरी 14 में 14 वाला भी। कैसे वर्किंग करवाए? 55 डिवाइड बाय 5 प्लस 39 डिवाइड बाय 3, टोटल कितना बन रहा है जी? 24। समझ आता है? किस साल ये चार्ज होनी है? पिछले साल या इस साल? इस साल किस पे भी और किस पे भी? 55 डिवाइड बाय 5। समझ आ रहा है सर? लास्ट ईयर खुद से करें, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दें यार। यार 55 डिवाइड बाय 4 होना चाहिए था। तो यार एक साल गुजर गए, ना क्या हुआ है ना क्या हुआ है। अल्लाह करे किसी ने जवाब दिया हो। 2015 की वर्किंग इंडिविजुअली करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये खास तौर पे 14 में 55 डिवाइड बाय 5 समझ आता? करने दो बेटा, करने दो। पहले आप कर रहे थे, अब वो कर रहा, क्या हो गया? ये कौन है जो भाई क्या कर रहे हो? दानियाल तो नहीं है? यानी कि मेरे बिहाफ पे अब ये जुल्म भी होगा? खुद करने के बाद दूसरे को रोक रहे हो। जिस भाई ने भी ये किया है, साथ वाले गौर से देख लें, ये मेरे साथ मिला हुआ है। जी सर, ये डेप्रिसिएशन ऑफ 2015 कितनी है यार? किस किस पे भी और किस पे भी आनी है? 35 बनता है जी टोटल, सॉरी डेप्रिसिएशन 44, डेप्रिसिएशन डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 35 टोटल। 55 डिवाइड बाय 5 प्लस 39 डिवाइड बाय 3 प्लस 44 डिवाइड बाय 4। चलिए स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शायद एक सीक्वेंस भी बताया था। सबसे पहले एग्जामिनर की अब मर्जी है कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स पहले मांगे। आप रिक्वायरमेंट देख के बताएं हम कौन सी पहले बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों? पहले प्रॉफिट ठीक हो, फिर कहाँ जाएंगे? चेंजेस इन इक्विटी में, फिर क्लोजिंग उठा के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हाँ मेरा ख्याल है एक पेज पे तीनों बन जानी चाहिए, थोड़ा डाटा थोड़ा सा ही है, तो एक पेज के 3 हिस्से कर लें, मतलब जहनी तौर पे, फाड़ के नहीं। तो फर्स्ट हाफ छोड़ दें, सेकंड हाफ पे आ जाए। बिजनेस नेम बता दें। आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जब तक 100% सिलेबस, सेंटेंस पूरा करें जी कोई।
कर दें बात पूरी कर दें। हाँ? ये नंबर लेने वाला यहाँ कौन बैठा हो भाई? कह रहे हैं उस मैसेज से कि 50 नंबर आए हो। नंबर लेस मैसेज भाईजान, सोच लें तसल्ली से सोच लें। कोई भाई नंबर लेने तो नहीं बैठा हो यहाँ? फौरन तौबा करें, हमने 100 भी नहीं लेने, हमें एक ऐसा मैसेज चाहिए जिसमें नंबर ना हो। प्लीज 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 हेडिंग लिखते हो सोचें, हमें उस मैसेज से कोई कंसर्न नहीं है जिसमें नंबर हो। प्लीज ठंडे दिल से सोचें लिखते हुए हेडिंग जरा। माँ जी से भी रिक्वेस्ट करें, हमारी माएँ जरा हमारे लिए दुआ ये कर रही होती है, मौला हमारे मेरे बेटे के सबसे ज्यादा नंबर आए। तो माँ जी से भी रिक्वेस्ट करें, माँ जी प्लीज ये दुआ सही करें, सबसे ज्यादा का मतलब ही अगले साल दोबारा जाना पड़ना है। तो प्लीज माँ जी से भी रिक्वेस्ट करें, माँ जी को भी समझाएं कि माँ जी रहने दें, बहुत इतने नहीं नंबर मैंने क्या करने हैं। तो प्लीज माँ जी को भी जरा दुआओं को, माँ जी की दुआओं को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवाना है। लेकिन पहले अपना ज़हन तो एडजस्ट करें, हम 50 नंबर लेने बैठे हैं यहाँ। नंबर नहीं भाईजान, नंबर नहीं, नंबर नहीं भाईजान, नंबर नहीं। पर ठीक है, बाकी बाकी बाद में सोचते हैं। जी सर, ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना चाह रहे हैं सर, ये ज्यादा आसान है, बाकी बातें मेरी मुश्किल है। सवाल का डाटा ढूंढने नहीं, व्हाट इज द वे? सर ये फाइनल करें चीजें यार, तरीका डाटा सवाल से ढूंढना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा ढूंढे सवाल में, प्रॉफिट से शुरू हो रहा है यार, करवा देंगे तो सबसे बेस्ट है। कौन कौन सा साल लिखूंगा? गलत है, तरतीब सही करें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो एक साल काफी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में का डाटा है तो कंपैरेटिव 2 साल होने चाहिए। कंपैरेटिव बड़ा एक ही है, कंपैरेटिव पिछले सालों को कहते हैं, करंट ईयर तो आना ही आना है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक साल कंपैरेटिव काफी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 साल कंपैरेटिव बनाने हैं, इकट्ठे हों जल्दी से। जब भी घर में कहीं भी बैठ के काउंटिंग करें, मुसलसल कोई 1.5-2 घंटे निकलने चाहिए डेली बेसिस पे, तभी तरतीब से चीजें जरा ज़हन में रहती हैं। हैप्पैज़र्डली कभी किया कभी नहीं, या थोड़ी देर कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, हर सब्जेक्ट को अलग-अलग स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल में। जब आप चीजें एक सीक्वेंस में करते हैं तो कुछ थोड़ी सी पुरानी चीजें ज़हन में भी आती होंगी यार, आई होप कि इतना भी इशू नहीं है। व्हाट इज द वे, कैसे ठीक करूं इस प्रॉफिट को? पता है आपको यार, करवाया आपने पहले भी। 14 का गिवन प्रॉफिट ढूंढना है, कर ले ढूंढ ले गिवन प्रॉफिट ढूंढे 2014 का। 14 का गिवन प्रॉफिट है 123। वर्किंग में जाएं, प्लीज वर्किंग्स में जाएं, आराम से 14 की एडजस्टमेंट ढूंढें। 14 में एक एडजस्टमेंट या 2 बता दें। एक्सपेंस क्रेडिट होने से प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 39 से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या कम होके क्या बढ़ेगा? 14 की डेप्रिसिएशन डेबिट होने से कितने से प्रॉफिट कम होगा? 24 से प्रॉफिट। सारा फोकस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वर्ड्स पे होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, एक्सपेंस क्रेडिट होने से प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन डेबिट होने से। एक्सपेंस क्रेडिट कितने से हो रहा है और एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का डेबिट कितने से हो रहा है? रीस्टेटेड फिगर लिखवा दें, 138। 15 की वर्किंग इंडिविजुअली कर लें। गिवन प्रॉफिट से स्टार्ट करें, प्लस माइनस प्लीज करें। गिवन फिगर इज 129, प्लस कितने से माइनस कितने से?
माइनस कितने से 35, ठीक है जी। एक्सपेंस क्रेडिट बाय 44 एंड डेप्रिसिएशन डेबिट बाय 35 है जी। आंसर, इसका मतलब अगर आपका आंसर ठीक होगा तो दोनों सालों की फिगर सेम आनी चाहिए। जस्ट बाय चांस आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ जाएं। कौन सी स्टेटमेंट बनवाने लगे हैं आप? टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है, बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बिजनेस नेम अब अगर दोबारा लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं, लेकिन शायद अगर एक दफा भी लिख लें तो काम चल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सर जी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा। अब इसको बनाने का कॉन्सेप्ट प्लीज सबका फाइनल होना चाहिए हर गुजरते दिन के साथ। क्या कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है? स्टार्टिंग डेट लिखवाएं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अकॉर्डिंग टू सवाल कॉलम बताएं। वजह वजह वजह। हाँ जी बिल्कुल सही है सर, सही वर्ड्स हैं कि हमें एक ही कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है। कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं है, सॉरी कौन से कॉलम अवेलेबल ही नहीं है, तो वगैरह वगैरह एंड वगैरह यार, वगैरह रुक जाए, जज़ाकल्लाह यार। ये बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2014 को ढूंढ दे। धोखा खा रहे हैं। 101 13 का क्लोजिंग है और मुझे 14 में ओपनिंग लिखवाए जा रहे हैं। आप सही लिखवा रहे हैं। कितना? 101। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, जैसे ही लिखें बताएं क्या आप ज़हन में आना चाहिए। ये बड़ा कंपैरेटिव तब हो गया ना, ये कंपैरेटिव ईयर कैसे स्टार्ट कर लिया। 101 हमने ढूंढ लिया है, 15 में हम हैं, 14 के शुरू से शुरू कर लिया है। लेकिन सबसे पहले अब इस फिगर के बारे में क्या सोचा, कब तक के प्रॉफिट इसके अंदर हैं? 13 तक के प्रॉफिट इसके अंदर होंगे। वर्किंग्स में जाए, क्या 2013 में कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है किस चीज की? वही वही दो चीजें हैं, 13 की एडजस्टमेंट। अपने हाथ से काइंडली करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। जो करना है करें, मुझे फाइनल फिगर प्लस माइनस के एंगल से बतानी है। लॉस की वजह से हो सकती है सर, रिटेन लॉस होगा पिछले सालों में। प्लीज ये बात भी हो चुकी है मिस्टर हमाद, क्या पिछले सालों में लॉस भी हो सकता है? प्लीज लॉस भी हो सकता है हमाद, रिटेन लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है हमाद, याद आ गया। जी सर, ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी बताएंगे क्या लिखा आप लोगों ने? नहीं बेटा, आप शायद टोटल बता रहे हैं, मैं इफेक्ट ऑफ चेंज पॉलिसी की फिगर पूछ रहा हूँ। इसके सामने कितनी फिगर आनी चाहिए? 55 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 11 से 2013 वाला प्रॉफिट कम हो रहा है, 44 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2014 रीस्टेटेड साथ वर्ड आएगा। 44 प्लीज समझ आ रहा है? अगर 2012 की कोई करेक्शन होती, 2011 के प्रॉफिट्स में कोई करेक्शन होती, कब से कब तक की अगर होती, बिजनेस के स्टार्ट होने से लेके
2013 तक के प्रॉफिट्स में अगर कोई करेक्शन होती तो इस ओपनिंग में होनी है। याद रहेगा सर। 145 आ गया, आगे कंप्लीट करें। दो 2014 का प्रॉफिट रिस्टेट करें। रिस्टेट करें या हो चुका है? उन्होंने अभी वर्किंग किया इसलिए तो की थी। 138। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 15 कह लें या 31 दिसंबर 14 कह लें, और प्रॉफिट 15 का 138 आ जाएगा। बैलेंस बताइएगा यार। 283 एंड 421।